हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका वाईपी एजुकेशन ट्रिक चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि अभी पेपर हुआ था आपका ये सामान्य हिंदी का, ठीक है, क्लास 12 एग्रीकल्चर वालों के लिए जो सामान्य हिंदी आई थी उसका पेपर हुआ है 2024, ठीक है। कब? 22 फरवरी को आपका ये पेपर हुआ। इसका आज सलूशन निकालते हैं, पेपर को सॉल्व करते हैं, देखते हैं कितने क्वेश्चन आपके सही हैं। देखो, ये आपका कोड है 302 DL, ये पेपर का कोड है। तो चलते हैं पेपर को सॉल्व करते हैं। आपको बताना चाहेंगे कि आप हमारे चैनल पे नए हैं या आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो आप नीचे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर लें और बराबर में बेल आइकन की घंटी है उसको भी प्रेस कर लें। इससे क्या होगा कि जब भी हम वीडियो को अपलोड करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँच जाएगा। तो बिना किसी देरी के करते हैं वीडियो की शुरुआत। अगर आप क्लास 11 AG और क्लास 12 एग्रीकल्चर के स्टूडेंट हैं तो मैंने ऑल सिलेबस आपका यूट्यूब पे पढ़ा दिया है। आप मेरे चैनल पे जाइए, वहाँ से आप प्ले लिस्ट से पढ़ लीजिए। मैंने हर सब्जेक्ट की एक एक प्ले लिस्ट बना रखी है। प्ले लिस्ट पे आप जाओगे तो सभी वीडियो आपको सभी सब्जेक्ट की मिल जाएंगी। वहाँ से आप अच्छे से अपनी तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए पेपर को सॉल्व करते हैं। देखो, इसमें 10 ऑप्शन थे, 10 ऑब्जेक्ट आए थे आपके। तो 10 ऑब्जेक्ट में से आपको कितने आपके ऑप्शन सही गए ये आपको कमेंट करके बताना है। तो हम पेपर को पहले सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है इसमें, वो है ज्ञानोदय पत्रिका के संपादक थे। पहला ऑप्शन है इसमें कन्हैया लाल मिश्र, बी ऑप्शन है बालकृष्ण भट्ट, सी ऑप्शन है प्रताप नारायण मिश्र और डी ऑप्शन है कार्तिक प्रसाद खत्री। तो जो ज्ञानोदय पत्रिका के जो संपादक हैं वो हैं कन्हैया मिश्र प्रभाकर, यानी पहला वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दे रखा है, द्विवेदी युग के लेखक हैं। ए ऑप्शन है इसमें, पहला ऑप्शन है सदल मिश्र, दूसरा ऑप्शन है मोहन राकेश, सी ऑप्शन है अध्यापक पूर्ण सिंह और डी ऑप्शन है रामचंद्र शुक्ल। तो इसमें से जो सही आंसर है इसका वो हो जाएगा अध्यापक पूर्ण सिंह। मेरे हिसाब से यही वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है गा ऑप्शन, गा विकल्प है ध्रुव स्वामिनी किस विधा की रचना है। तो ए ऑप्शन है कहानी, बी ऑप्शन है नाटक, सी ऑप्शन है उपन्यास और डी ऑप्शन है आत्मकथा। तो ये ध्रुव स्वामिनी किस विधा की रचना है, तो इसमें हो जाएगा नाटक। बी वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, घ नंबर, विकलांग श्रद्धा का दौर निबंध संग्रह के लेखक हैं। ए ऑप्शन है डॉक्टर नागेंद्र, बी ऑप्शन है हरिशंकर परसाई, सी ऑप्शन है जैनेन्द्र कुमार और डी ऑप्शन है हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, विकलांग श्रद्धा का दौर निबंध संग्रह के लेखक हैं वो हैं हरिशंकर परसाई, यानी दूसरा वाला विकल्प इसका बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, देखिए 18 नंबर आपका क्वेश्चन है, इसको भी सॉल्व करते हैं। हिंदी के प्रथम डायरी लेखक हैं। तो हिंदी के प्रथम डायरी लेखक हैं, ए ऑप्शन है इसका, पहला ऑप्शन दे रखा है धीरेन्द्र वर्मा, बी ऑप्शन दे रखा है सुंदर लाल त्रिपाठी और सी ऑप्शन दे रखा है घनश्याम दास बिड़ला और डी ऑप्शन दे रखा है नरेंद्र देव शास्त्री वेद तीर्थ। तो इसका जो हिंदी के प्रथम डायरी के लेखक हैं ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा, नरेंद्र देव वेद तीर्थ। देखिए 5 क्वेश्चन आपको बता दिए, अभी 5 क्वेश्चन और हैं, ठीक है। आपको बताना है फिर कमेंट करके आपके 10 में से कितने क्वेश्चन सही हुए। भारतेंदु युगेन कवि हैं। तो भारतेंदु युगेन कवि कौन से हैं? ए ऑप्शन है जयशंकर प्रसाद, बी ऑप्शन है भवानी प्रसाद मिश्र, सी ऑप्शन है मैथिली शरणगुप्त और डी ऑप्शन है प्रताप नारायण मिश्र। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो यही हो जाएगा, प्रताप नारायण मिश्र। अगला क्वेश्चन है, छायावाद युग की कीर्ति है। तो ए ऑप्शन है साकेत, बी ऑप्शन है कामायनी, सी ऑप्शन है प्रिय प्रभास और डी ऑप्शन है रामचंद्र का। अगर हम छायावादी युग की कीर्ति की बात करें तो इसमें मेरे हिसाब से हो जाएगा कामायनी, यानी दूसरा वाला विकल्प बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पर है, ग नंबर। तो इसमें ग नंबर में देखते हैं भाई, पवन दूत का काव्यांश के रचयिता हैं। तो पवन दूत का काव्यांश के रचयिता कौन हैं?
ए ऑप्शन है महादेवी वर्मा, बी ऑप्शन है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, सी ऑप्शन है जयशंकर प्रसाद और डी ऑप्शन है सुमित्रा नंदन पंत। अगर हम पवन दूतका की बात करें कि भाई पवन दूतका काव्यांश के रचयिता हैं, तो इसमें बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। अगला जो क्वेश्चन है वो है प्रयोगवाद की प्रमुख विशेषता नहीं है। ए ऑप्शन है अतिबौद्धिकता, बी ऑप्शन है प्रगतिवाद, सी ऑप्शन है प्रकृति का मानवीकरण और डी ऑप्शन है उपमानों प्रतीकों की नवीनता। अगर हम इसका सही ऑप्शन की बात करें तो देखिए मेरे हिसाब से प्रकृति का मानवीकरण ये वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अब देखिए 10वां क्वेश्चन आपका बचा है, 10वां ऑब्जेक्ट बचा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है समन्वय पत्रिका के संपादक रहे हैं, तो समन्वय पत्रिका के संपादक कौन रहे हैं? ए ऑप्शन है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, बी ऑप्शन है महावीर प्रसाद द्विवेदी, सी ऑप्शन है भारतेंदु हरिश्चंद्र और डी ऑप्शन है धर्मवीर भारती। अब समन्वय पत्रिका के जो संपादक हैं, तो देखिए मेरे हिसाब से जो संपादक हैं वो हैं मौलाना मोहम्मद अली जौहर। कौन है बेटा? मौलाना मोहम्मद अली जौहर, जबकि ये ऑप्शन में नहीं है। मौलाना मोहम्मद अली जौहर ये ऑप्शन में नहीं है। तो देखिए इसमें भाई मेरे हिसाब से तो कोई भी आंसर राइट नहीं है, लेकिन आपने इसमें क्या लगाया है कमेंट करके बताइए। आपने इस क्वेश्चन का आंसर क्या लगा के आए हो पेपर में, ये आपको बताना है। ठीक है, तो टोटल 10 ऑप्शन हो गए। 10 ऑप्शन में से आपके कितने सही हुए नीचे कमेंट करके बताइए कि 10 ऑप्शन में से आपके कितने सही हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं और देखिए पेपर में क्या आया था। तो ये भाई आया है तीसरा क्वेश्चन, गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। जैसे ये गद्यांश दे रखा है आपका, देखिए मैं पढ़ के नहीं सुनाऊंगा क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो इसके ये 5 क्वेश्चन थे, इन 5 क्वेश्चन के आंसर देने थे। जैसे पूछा है उपयुक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम, ये किस पाठ से आया है और इसके लेखक क्या हैं। फिर कह रहा है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। जो ये रेखांकित अंश है ये दे रखा है, यहाँ तक इसकी व्याख्या करनी थी। अगला क्वेश्चन है राष्ट्र निवेशी जन ने किसके साथ दातव्य स्थापित किया। कुल मिला के इसके आपको आंसर देने थे। ठीक है, देखो अगला इसका अथवा दे रखा है, ये देखिए इसका अथवा दिया है। अगर आपको ऊपर वाला गद्यांश नहीं करना था तो यहाँ से ये वाला गद्यांश आप कर लेते। ठीक है, 2 गद्यांश दिए थे, दोनों में से एक करना था, एक करना था आपको, तो कर दिया होगा, आशा करता हूँ आपने कर दिया होगा। इसी प्रकार से पद्यांश है, चौथे नंबर पे ये पद्यांश आया है। ये आया है देखिए पद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो यहाँ भी आपको वही करना था, इस पद्यांश को पढ़ना था और इसके आपको आंसर लिखने थे। इसका भी अथवा दे रखा है। ठीक है, तो चाहे ऊपर वाला करते चाहे आप ये वाला कर देते, ये भी आपका पद्यांश ही है। अब देखो 5वां क्वेश्चन, 5वें क्वेश्चन पे आपसे पूछा गया है साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी रचनाओं का उल्लेख कीजिए। अधिकतम कितना? अधिकतम देखिए 80 शब्दों में। जैसे इसमें दे रखा है कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर, हरिशंकर परसाई और प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी, इसमें से आपको एक का करना था। ठीक है, इसी प्रकार से खा नंबर में दे रखा है एक कवि का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी रचनाओं का उल्लेख कीजिए। कितने शब्दों में? 80 शब्दों में। महादेवी वर्मा दिया है, मैथिली शरण गुप्त दिए हैं और अयोध्या सिंह उपाध्याय, इसमें से भी आपको एक करना था। एक इसमें से, एक इसमें से, 5-5 अंक के हैं, 10 अंक आपके ये क्लियर हो जाते। अगला जो छठा क्वेश्चन आपसे पूछा गया था पेपर में, वो छठा क्वेश्चन आपसे पूछा गया है भाई आप ये लाटी और पंचलाइट कहानी का सारांश अपने शब्दों में लिखिए। और इसका अथवा भी दे रखा है, देखिए अथवा दे रखा है ध्रुव यात्रा कहानी के उद्देश्य की विवेचना कीजिए। 80 शब्दों में लिखना था, इसके भी आपको 5 अंक मिलते। आशा करते हैं आप ये भी क्वेश्चन करके आए होंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या था भाई, देखो स्वपठित खंड काव्य के आधार पर किसी एक खंड के प्रश्न का उत्तर दीजिए। जो आपके यहाँ जो भी
ये पुस्तक चलती हो उस पुस्तक के अनुसार इसका आंसर देना था। ठीक है। अब 8वां जो क्वेश्चन था आपका, ये आपकी संस्कृत से लगा हुआ था। ठीक, संस्कृत से ये पैराग्राफ दिया है, इसका अर्थ लिखना था। देखो एक ये दे रखा है आपका और अथवा भी दे रखा है इसका। ये देखिए नीचे की साइड अथवा है, इनका अर्थ लिखना था। ठीक है, संदर्भ सहित व्याख्या करनी थी और इसका अर्थ लिखना था। संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। अगला क्वेश्चन की बात करें तो एक दे रखा था श्लोक। देखो खा नंबर पे दे रखा था श्लोक, एक श्लोक ये है और दूसरा श्लोक ये था, तो इन दोनों में से एक करना था संदर्भ सहित। ठीक है, देखो संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए, इसके आपको 7 अंक मिल जाते। आशा करते हैं ये भी आप करके आए होंगे। अब देखो नमा क्वेश्चन थोड़ा सा आपको समझाते हैं। निम्नलिखित मुहावरों और लोकोक्तियों में से एक का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। ठीक है, अगर जैसे हम अर्थ की बात करें तो जी ये देखो पहले नंबर पर दे रखा है आँखों में खून उतर आना, तो इसका अर्थ होता है अत्यधिक क्रोधित होना। और ये दे रखा है अपनी अपनी ढपली अपना अपना राग, यानी इसका मतलब ये है कोई काम नियत कायदे कानून से ना करना या कोई काम नियम कायदे से ना करना। नेक्स्ट है ईंट से ईंट बजाना, यानी सब कुछ नष्ट कर देना। आगे नात ना पाछे पगा, तो इसका मतलब है जिसका संसार में कोई ना हो। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका आया था, आप करके भी आए होंगे। अब देखो 10वां क्वेश्चन, भाई 10वां क्वेश्चन आपका ये था, ये पैराग्राफ था और इस पैराग्राफ से क्या था क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे, क्वेश्चन लिखने थे। इसका अथवा भी दे रखा है, दोनों में से एक करना था और आराम से आपके 7 नंबर क्लियर हो जाते। इसी प्रकार से 11वां नंबर पे देखो क्या दे रखा है। 11वां नंबर के का को देखते हैं। निम्नलिखित शब्द युग्मों का सही अर्थ का चयन कीजिए। अब जैसे इसमें था देखो मेघ और मेद, तो मेघ और मेद का क्या मतलब है। मेघ का मतलब है इसमें बादल और मेद है, मेद का अर्थ होता है यज्ञ। बादल और यज्ञ यानी बी वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाता। नेक्स्ट देखो इसका सेकेंड नंबर निर्वाण और निर्माण। निर्वाण का अर्थ होता है मोक्ष और निर्माण का अर्थ होता है रचना। इसी प्रकार से इसका सी वाला ऑप्शन है, ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट अब देखिए इसके खा नंबर को, इसका खा नंबर कह रहा है निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक शब्द के 2 सही अर्थ लिखिए। ठीक है, अगर हम इसमें पंचानन की बात करें तो पंचानन का हो जाएगा शेर या सिंह, शेर सिंह लिख देते। इसी प्रकार अज है तो अज का हो जाएगा आपका अजन्मा, अज का क्या हो जाएगा अजन्मा हो जाएगा। या फिर आपका हो जाएगा ईश्वर, क्या हो जाएगा ईश्वर। या फिर जीवात्मा, क्या हो जाएगा जीवात्मा, ये हो जाएगा। अब देखिए कौशिक आपका बचा है, तो कौशिक का क्या अर्थ होता है इसके बारे में समझिए। कौशिक का मतलब होता है उत्पत्ति। क्या है अर्थ इसका, उत्पत्ति है, अधिक है, प्रेम है और स्नेह है। आपसे 2 पूछ रहा था, 2 लिखने थे आपको। अगला देखिए गा नंबर इसका दे रखा है। गा नंबर पे दिया है निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक सही शब्द का चयन करके लिखिए। अब देखो इसमें दिया है कि जिसके पास कुछ ना हो, जिसके पास कुछ ना हो उसे क्या कहते हैं। ए ऑप्शन है अकिंचन, बी ऑप्शन है गरीब, सी ऑप्शन है भिक्षुक और डी ऑप्शन है तुच्छ। तो भाई जिसके पास कुछ ना हो क्या कहलाएगा, अकिंचन कहलाएगा। पहला वाला विकल्प इसका सही है। अगला जो क्वेश्चन है आपका सेकेंड नंबर क्वेश्चन है। सेकेंड नंबर देखिए क्या कह रहा है। सेकेंड नंबर क्वेश्चन कह रहा है वह पत्र जिसमें किसी को कोई काम करने का अधिकार दिया गया हो। अब जिसमें वह पत्र कौन सा क्या कहलाएगा, जिसमें किसी को कोई काम करने का अधिकार दिया गया हो। ए ऑप्शन है अनुमति पत्र,
बी ऑप्शन है आज्ञापत्र, सी ऑप्शन है अधिपत्र और डी ऑप्शन है परिपत्र। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अधिपत्र। देखिए, आपने वीडियो को लाइक नहीं करा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो की लिंक को अपने सभी दोस्तों में शेयर कर दीजिए, ताकि हर बच्चा जान ले कि उसका पेपर कैसा हुआ था, कितना अच्छे से हुआ है। इसका सलूशन सभी को मिल जाएगा, ठीक है। और मेरे चैनल पे आप अच्छे से अपनी वाईपी एजुकेशन ट्रिक चैनल पे आप अच्छे से अपनी स्टडी कर सकते हैं। सभी सब्जेक्ट की मैंने आपकी प्लेलिस्ट बना के तैयार कर दी है। प्लेलिस्ट पे जाइए, आराम से प्लेलिस्ट को खोलिए और एक एक सब्जेक्ट को बारीकी से पढ़िए, फिर एग्ज़ाम में बैठिए, आपका सारा पेपर अच्छा होगा। अब देखो, इसमें जो घ नंबर था, घ नंबर में कह रहा है निम्नलिखित में से किन्हीं दो वाक्यों को शुद्ध करके लिखना था। जैसे याज्ञवल्क्य ने कहा कि आत्मज्ञानी ही सर्वज्ञ होता है, इसको शुद्ध रूप में लिखना था, थोड़ी सी मिस्टेक है इसमें। सेकेंड नंबर पे था उसने कहा कि मैं 4 भाई हूँ, 4 भाई हैं, उसने कहा कि मैं 4 भाई हैं, तो इसे और शुद्ध कर देते, उसने कहा कि मेरे 4 भाई हैं। थर्ड था आपकी पुत्री प्रज्ञा गुणवान महिला है। चौथा था प्रेम करना तलवार की नोक पर चलना है। तो 2 के इसमें शुद्ध करके वाक्य लिखने थे। अगला जो 12वां क्वेश्चन आपका आया था, ये 12वां क्वेश्चन बिल्कुल फ्री के मार्क्स थे। ये देखो, हास रस और वीर रस का स्थायी भाव लिखना था और साथ में उसका उदाहरण भी लिखना था। चाहें तो आप इसका स्थायी भाव या उदाहरण लिखते, अथवा करके इसने दिया है, अथवा परिभाषा लिखिए। चाहें तो आप परिभाषा लिख के भी काम चला सकते थे, ठीक है। तो इसके 2 मार्क्स मिल जाते। अगला क्वेश्चन कह रहा है यमक अलंकार अथवा भ्रांतिमान अलंकार का लक्षण एवं उदाहरण। तो लक्षण लिखना था, उदाहरण लिखने था, इसका भी 2 मार्क्स। नेक्स्ट है चौपाई छंद अथवा कुंडलियाँ छंद का लक्षण सहित एक उदाहरण दीजिए, तो इसके भी 2 अंक। आशा करते हैं कि प्रत्येक स्टूडेंट ये तीनों क्वेश्चन करके आया होगा, यानी उसने 6 अंक यहाँ से भी प्राप्त किए होंगे, ठीक है। काफ़ी अच्छा ये क्वेश्चन रहे हैं 12वें के आपके। अच्छा, 13वें क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 13वां क्वेश्चन है दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशित विज्ञापन के आधार पर संविदा पर लेखपाल पद की नियुक्ति हेतु अपने जनपद को जिला अधिकारी को एक आवेदन पत्र लिखिए। ये 6 अंक का क्वेश्चन था। अथवा अगर ये करते तो सही है, ये नहीं करा तो अथवा कर लेते। अपनी गली की नालियों की समुचित सफाई के लिए नगर निगम के स्वास्थ्य अधिकारी को प्रार्थना पत्र लिखिए, ये क्वेश्चन था। अब 14वें क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 14वां क्वेश्चन था निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर अपनी भाषा शैली में निबंध लिखिए। जैसे पहला निबंध था वो था मानव कल्याण में रोबोट की भूमिका क्या है। सेकंड था नई शिक्षा नीति 2020 की प्रमुख विशेषताएं। सी ऑप्शन था विद्यालय में पुस्तकालय का महत्व। और इसमें डी नंबर पे था भारतीय चुनावी प्रणाली। यानी 4 निबंध थे, 4 में से आपको 1 करना था, ठीक है। तो कुल मिला के देखिए निबंध जो हैं आपके, वो जो पिछला वाला मैंने पेपर सॉल्व कराया था उसकी तुलना में ये थोड़े से कठिन हैं। अगर मैं पूरे पेपर की बात करूं तो इससे पहले जो मैंने सामान्य हिंदी का पेपर डाला था वो शायद साइंस वालों बच्चों के लिए था, ठीक है। उस पेपर की तुलना में ये वाला जो पेपर है वो कठिन है और जो साइंस वाला पेपर था वो थोड़ा सरल था। जबकि दोनों का मैंने सलूशन डाला है, आप देख सकते हैं ये थोड़ा सा पेपर कठिन आया है पहले वाले पेपर की तुलना में, ठीक है। तो इस वीडियो में बेटा इतना ही था। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।